चैट जीपीटी आज के टाइम पे बहुत ही फेमस चीज है क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है खासकर स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन क्या चैट जीपीटी हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है? यही हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से बढ़िया शेयर्स चुन सकते हो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप कैसे चैट जीपीटी की मदद से फ्री में वो काम करवा सकते हो जो काम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पैसे देके करवाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी। सर्च करते ही जो ये सबसे ऊपर वेबसाइट दिखा रहा है इस पे क्लिक करना है। अब आपका अगर पहले से ही अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप पहली बार चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो यहाँ से आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप करने के बाद आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में भी एक ऐसा चैट जीपीटी का डेस्कटॉप खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता दूं कि चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिससे आप कोई भी सवाल पूछो ये इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से आपके सवाल का जवाब देगा। तो इसलिए हम इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे चैट जीपीटी से और देखेंगे कि क्या ये हमारी हेल्प कर सकता है। अब देखो, शेयर मार्केट में पैसे लगाने का अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, अपने पैसे को ग्रो कर सके। तो इसके लिए हमें अच्छी जगह पर पैसे लगाने पड़ेंगे, यानी कि हमें किसी अच्छे सेक्टर में पैसे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, शेयर मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है। लेकिन उन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी कैटेगरी में अगर हम पैसे लगाएंगे तो आने वाले समय में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी सवाल को हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। और एंटर करते ही चैट जीपीटी इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे एनालाइज कर रहा है और हमारे सामने हमारे सवाल का जवाब लिखता जा रहा है। अब थोड़ी देर हमें वेट करना जब तक ये हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं दे देता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर बढ़िया रहेगा, हेल्थ सेक्टर अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर्स अच्छे रहेंगे, और फाइनली लास्ट में बता रहा है कि कंज्यूमर गुड सेक्टर भी काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इसने हमें 4 सेक्टर्स बता दिए कि ये चारों सेक्टर आने वाले समय में यानी कि लॉन्ग टर्म में इन 4 सेक्टर्स में अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर ये देखो, इसने हमें आईटी सेक्टर में ये भी बताया है कि कौन कौन से शेयर बढ़िया रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयर्स भी इसने बताए हैं। अब देखो, अगर आप इनके पॉइंट्स को पढ़ो तो यहाँ पे इसने लिखा है कि आईटी सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, यानी कि पिछले कुछ सालों से इंडियन आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, तो आप चैट जीपीटी पे हिंदी में भी अपने सवालों को पूछ सकते हो। अब जैसे मैं आपको हिंदी में चलो पूछ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन शेयर मार्केट के सेक्टर्स, और एंटर कर देंगे। अब ये हमें हमारे उसी सवाल का जवाब हिंदी में देगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रही है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसने जो चारों हमें सेक्टर्स बताए हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर कंज्यूमर गुड सेक्टर हो, ये चारों ही सचमुच लॉन्ग टर्म में ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। क्योंकि आप खुद ही लॉजिक लगाओ, इंडिया का आईटी सेक्टर तो वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन अगर हेल्थ केयर सेक्टर को देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स और दवाइयां जैसी चीजों की तो जरूरत हमेशा रहेगी। और इतना ही नहीं, इंडिया तो अब अपनी दवाइयों को, अपनी वैक्सीन को दूसरे देशों में भी सेल करता है। तो ये बात तो सही में सच थी कि हेल्थ सेक्टर सचमुच लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। और अगर आप ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर को देखो तो जैसा कि इसने लिखा है यहाँ पे कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स यानी कि बैंक हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या फिर जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी आने वाले समय में ग्रोथ होगी। क्योंकि अब इंडिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और अब हमारे देश के लोग सेविंग्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देने लगे हैं। तो ये सेक्टर भी फ्यूचर में बढ़ेगा। और कंज्यूमर गुड सेक्टर्स की तो डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो हमारे देश में पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है और डेली यूज की चीजें तो भाई हर किसी को चाहिए। कोविड में भी देखा होगा कि आपने कई सारे सेक्टर्स के शेयर्स काफी नीचे गिरे थे, लेकिन कंज्यूमर गुड सेक्टर के शेयर प्राइसेस पर कम असर पड़ा था। तो ये चारों पॉइंट सचमुच फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर्स के एग्जांपल दिए। लेकिन अगर आप सपोज करो कि मुझे हेल्थ सेक्टर के शेयर्स के बारे में जानना है तो हम वो कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वाले, अच्छे बिजनेस मॉडल वाले शेयर्स के एग्जाम्पल।
अब देखते हैं ये हमें क्या जवाब देता है। तो अब ये यहाँ पर फिर से फटाफट हमारे जवाब को लिख रहा है। तो यहाँ पर देखो इसने सबसे पहले ही हमें अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बता दिया। शायद आपने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में सुना भी होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का शेयर भी हमें बता रहा है और इस कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में काफी फेमस है, हालांकि काफी महंगा भी है, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का शेयर है ये। इसके अलावा टोरेंट फार्मास्यूटिकल और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसे शेयर्स इसने हमें बता दिए। तो इसने हमें टोटल 4 शेयर रिकमेंड करे हैं हेल्थ सेक्टर में। अब देखो यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो इसने लिखा है कि अपोलो हॉस्पिटल हमारे देश की लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। अपोलो के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। इसी तरह से डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बहुत सारी दवाइयां मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इसने मेरे को 4 शेयर्स बता दिए। अब अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में और भी जानना है, सपोज करो मैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का शेयर खरीदना चाहता हूँ और अब मेरे को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इससे और इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। जैसे अब हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, टेल मी मोर अबाउट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। अब ये यहाँ पर फिर से इन्फॉर्मेशन एनालाइज करेगा और हमारे जवाब देगा। थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये हमारा पूरा जवाब लिखना दे। कई बार अगर सर्वर धीरे चल रहा होता है और कई लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं तो ये हमारे सवाल के जवाब को थोड़ा आराम से तसल्ली से लिख के देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे और इसे लिखने देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हमारे देश की एक उभरती हुई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि विदेश में भी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। ये कंपनी 1984 में फाउंड की गई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये कंपनी बहुत सारी दवाइयाँ और एपीआई बनाती है और उन्हें मार्केट करती है। इसके अलावा ये कंपनी यूएस, अमेरिका, रशिया जैसे बड़ी बड़ी देशों में भी अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी ने 2020 से 21 में 18,228 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से इनको 3,088 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट के मामले में भी ये कंपनी काफी अच्छी है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बता रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, लेकिन इसने यहाँ पर ये भी लिखा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद एनालाइज करो शेयर्स को और अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से शेयर को चूज करो। मतलब चैट जीपीटी के पास इतनी नॉलेज होने के बावजूद वो आपसे कह रहा है कि मेरी नॉलेज पे भाई भरोसा मत करो, आप अपनी खुद की रिसर्च करो और फिर कोई शेयर चुनो। और शेयर मार्केट में सच में आपको ऐसा करना चाहिए, आपको खुद से ही एनालाइज करना चाहिए शेयर। अच्छा, मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको ये इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप इसे हिंदी में भी सर्च कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर ये सेम सवाल कॉपी करके यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ तो ये हमें हिंदी में जवाब देने लगेगा। ओह, ये तो एकदम शुद्ध हिंदी में हमें जवाब देने लगा और एकदम शुद्ध हिंदी में समझने में तो शायद ज्यादा दिक्कत होने लग जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर हिंदी हटा के इन इंग्लिश लिख देते हैं, यानी कि हमें वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में सब कुछ लिख के दिखा देगा। अब इसे आसानी से पढ़ के समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं कि ये कंपनी हमारे देश की उभरती हुई कंपनी है जो विदेश में भी काम करती है। 1984 में ये कंपनी फाउंड की गई थी। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ये कंपनी बहुत सारी दवाइयाँ और एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी यूएस, यूरोप, रशिया जैसे बड़ी बड़ी देशों में अपना बिजनेस करती है। सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसने हमें हेल्थ सेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया, हमें हेल्थ सेक्टर के शेयर्स के बारे में बता दिया और तो और इसने हमें एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अगर आपको हेल्थ सेक्टर की जगह कंज्यूमर सेक्टर के बारे में जानना है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है कंज्यूमर गुड सेक्टर के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे बिजनेस मॉडल वाले शेयर्स। अब थोड़ी देर हमें फिर से वेट करना है जब तक ये लिखना ले। अब यहाँ पर इसने हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया, गोदरेज और डाबर जैसी कंपनियों के शेयर्स रिकमेंड कर दिए। अब अगर आप एक बात नोटिस करो कि चारों पांचों जो कंपनियां इसने हमें कंज्यूमर सेक्टर में बताई है, इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। आपके घर में इन कंपनियों का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर पाएगा। और अगर आपने मेरी हाउ टू फाइंड अ गुड शेयर वाली ये वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें भी यही बताया था कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा ऐसी कंपनियों के शेयर चूज करो जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। और वही सेम चीज हमें देखो यहाँ पर चैट जीपीटी भी बता रहा है। चैट जीपीटी भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए हमें ऐसे ही शेयर दिखा रहा है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का किसान जैन तो आपने कभी ना कभी जरूर ही खाया होगा, या फिर चाहे वो नेस्ले की मैगी हो, या फिर ब्रिटानिया की ब्रेड हो, गोदरेज की हेयर डाई हो, या फिर डाबर का टूथपेस्ट या च्यवनप्राश हो। ये सभी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और इसने बिल्कुल हमें वही शेयर्स रिकमेंड भी करे हैं। अच्छा, तो चैट जीपीटी ने मेरे को कंज्यूमर गुड सेक्टर के 4 बढ़िया शेयर तो बता दिए, लेकिन अगर मेरे को फिर से किसी एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में जानना है तो मैं कैसे सर्च करूंगा? जैसे मेरे को डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डाबर इंडिया लिमिटेड कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो अब यहाँ पर फिर से चैट जीपीटी जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उन्हें एनालाइज करके मेरे को ये बताएगा कि डाबर इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है।
अब देखो जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि डाबर इंडिया वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड डाइजेस्टिव बनाती है, जिसमें च्यवनप्राश आपने कभी न कभी तो खाया ही होगा, च्यवनप्राश बनाती है, डाबर की हनी है, और हाजमोला तो आपने अपनी लाइफ में पक्का खाया होगा, ये भी डाबर का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा ओरल केयर में जो डाबर के टूथपेस्ट हैं, डाबर रेड टूथपेस्ट, बबूल टूथपेस्ट, डाबर लाल दंतमंजन, ये भी शायद आपने कभी न कभी यूज किया होगा। पर्सनल केयर में देखा जाए तो डाबर के कई सारे तेल हैं। डाबर होम केयर के भी प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि ओडोनिल हो गया, सैनिफ्रेश, फैम, और यहाँ तक कि खाने पीने वाली चीजें भी डाबर बनाता है, जैसे कि रियल जूस। अब देखो हमारे पेरेंट्स के और हमारे टाइम पे तो लोगों को गन्ने का जूस बहुत पसंद है, लेकिन आने वाली जनरेशन को रियल जूस के ऐसे डब्बे वाले जूस ही पसंद आएंगे। तो आप समझ सकते हो ना इनकी ग्रोथ फ्यूचर में कितनी बढ़ने वाली है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन तो डाबर बहुत टाइम से बनाते आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि डाबर जो कंपनी है वो 6 तरह की कैटेगरीज में प्रोडक्ट बनाती है। तो ऐसी कंपनियों के फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी चीजें बनाती है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में भी इस वक्त डाबर का कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो उसका नाम मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब देखो ये कंपनी इतनी सारी चीजें बनाती है, तो सच में ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब देखो अगर मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है और मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो इन्वेस्ट करने से पहले मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नया सवाल आ जाता है कि क्या चैटजीपीटी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकती है? तो चलो देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डाबर इंडिया। अब देखो यहाँ पर हमें बता रहा है कि डाबर इंडिया हमारे देश की एक FMCG कंपनी है जो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है। कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है, और यहाँ पर इसने हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दे दिया। जैसे यहाँ पर इसने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बताई है कि डाबर इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है, यानी कि हर साल डाबर जो कंपनी है वो बड़ी होती जा रही है। कंपनी की सेल 8,533 करोड़ से 10,377 करोड़ हो गई है, और इसका नेट प्रॉफिट 1,188 करोड़ से 1,719 करोड़ हो गया है, यानी कि इस कंपनी की कमाई भी बढ़ी और तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ा। डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है, और ये कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशो 30 से 35% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो डाबर की जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। इसी तरह अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी इतनी ज्यादा फेमस है कि फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया की टॉप 100 वैल्यूएबल ब्रांड में से एक थी। अगर डेट की बात करें यानी कि कर्जे की बात करें तो इस कंपनी का कर्जा इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो डाबर इंडिया का जो पी रेशियो है वो 70 का है, और ये FMCG इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा है, यानी कि ये कंपनी अपने एक्चुअल रेट से कहीं ज्यादा महंगी मिल रही है। मतलब जो इसका प्राइस होना चाहिए था ये उससे कहीं ज्यादा महंगे पर मिल रही है। और इसने यहाँ पर नीचे देखो लिखा भी है कि ओवरऑल डाबर इंडिया फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड भी देती है, लेकिन इस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यूएशन हाई है जो इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न है। तो यहाँ पर इसने हमारे एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस भी करके बता दिया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि चैटजीपीटी पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 2021 से पहले की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की एक्यूरेसी पे मत जाना, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करंट डाटा को देखकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसने 2021 तक के डाटा के हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो मतलब ये है कि ये डाटा रिलायबल तो नहीं है, लेकिन हाँ चैटजीपीटी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है, जो कि अपने आप में काफी यूनिक बात है। तो चैटजीपीटी ने हमें बढ़िया सेक्टर्स बता दिए, उन सेक्टर में से बढ़िया शेयर्स के एग्जांपल दे दिए, उन शेयर्स के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस भी करके हमें दे दिया। लेकिन क्या चैटजीपीटी मेरे लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है? तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन शेयर मार्केट, क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर मी। अब यहाँ पर एंटर करके देखते हैं। यहाँ पर ये लिख रहा है कि एज अ AI मॉडल आई कैन नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन और एडवाइस, हाउएवर आई कैन सजेस्ट सम गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ये हमें कुछ गाइडलाइंस बता रहा है, लेकिन हमारे लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर रहा। शायद ये हमारे सवाल को सही से समझ नहीं पाया, तो हम अपने इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन शेयर मार्केट, क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर मी विद डिफरेंट सेक्टर एंड म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और अब देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए हमारे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। तो चैटजीपीटी यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको 10,000 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि अलग अलग चीजों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो, तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि आप 4,000 रुपए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा 3,000 रुपए मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को कह रहा है। इसके अलावा ये हमें 2,000 रुपए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाने को कह रहा है, और 1,000 रुपए ये हमें कंज्यूमर गुड के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने को कह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ये नोटिस करो कि ये हमें ये तो बता ही रहा है कि आपको कितने रुपए कहाँ पे लगाने चाहिए, इसके अलावा ये हमें म्यूचुअल फंड के एग्जांपल्स भी दे रहा है कि आप इसमें अपने पैसे लगा सकते हो।
जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, लार्ज कैप में ये SBI ब्लू चिप और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मिड कैप में हमें बता रहा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में हमें ये बता रहा है कि हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं, और ये हेल्थ सेक्टर में हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करने को भी बता रहा है कि हम डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के शेयर को खरीद सकते हैं और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीद सकते हैं। हालांकि इनका शेयर प्राइस 1000 रुपए से कहीं ज्यादा का है। कंज्यूमर गुड में ये हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने को कह रहा है। तो मेन बात ये है कि इसने हमें यहाँ पर बता दिया कि हम अपने 10,000 रुपए को किस तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इसने हमें पूरा एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझा दिया। अब देखो, इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते थे और उन्हें बताते थे कि भैया हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आप हमारा पोर्टफोलियो ऐसा तैयार करो कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, और इसके बदले फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे पैसे लेते थे। और अब ये सब काम भी चैट जीपीटी हमें करके दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी आने वाले समय में बहुत लोगों की जॉब खाने वाला है? वैसे मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब तो ये नहीं खा सकता, क्योंकि यहाँ पर इसने खुद लिखा है कि इसने जो ये एलोकेशन करी है ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसने यहाँ पर हाथ खड़े कर लिए और बोल रहा है कि भैया आप अपनी खुद की रिसर्च करो, आप खुद ही शेयर्स को एनालाइज करो और फिर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और इसने देखो यहाँ पर ये भी लिखा है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने में फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट लेना सही रहेगा। तो भाई फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब तो बच गई, लेकिन हाँ, हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ऐसे डिट्टो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्ट मत कर देना। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, क्योंकि हर एक इंसान की रिस्क टॉलरेंस और उनका इन्वेस्टमेंट गोल अलग अलग होता है, इसलिए बिल्कुल डिट्टो इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट मत कर देना। अब अगर सपोज करो मेरे को 10,000 रुपए नहीं, मेरे को और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मान लो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन शेयर मार्केट, क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर मी विद डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब यहाँ पे इसने फिर से एनालाइज किया और यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम 20,000 रुपए बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं, और 20,000 रुपए कंज्यूमर गुड सेक्टर के शेयर्स में लगा सकते हैं, और 20,000 रुपए हम अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा सकते हैं, 15,000 रुपए हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं, 15,000 रुपए एनर्जी सेक्टर में लगा सकते हैं, और 10,000 रुपए मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें एक आइडिया दे दिया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इतने रुपए आप इन सेक्टर्स में लगा सकते हो। लेकिन इसने फिर से वही बात लिख दी कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना सही रहेगा। अब देखो, अगर मेरे को ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जहां से मेरे को अच्छा डिविडेंड मिले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन शेयर मार्केट, क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर मी विद डिफरेंट सेक्टर्स फॉर डिसेंट डिविडेंड। मेरे को क्योंकि अच्छा डिविडेंड चाहिए, तो इसने हमें ऐसे ऐसे सेक्टर्स बता दिए जहां पे हम पैसे लगाकर अच्छा खासा डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि चैट जीपीटी हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सवालों के जवाब दे सकता है, जैसे कि ये हमारी हेल्प कर सकता है अच्छा सेक्टर फाइंड करने में, अच्छे शेयर्स फाइंड करने में, और उनके ऊपर छोटी मोटी फंडामेंटल एनालिसिस करने में, जिससे हमें बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारे लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक पैटर्न क्रिएट कर सकता है, जिसके हिसाब से हम खुद की रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने खुद की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, खुद के इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर एक वर्ड में कंक्लूड किया जाए तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट करंट डाटा के ऊपर चलती है और चैट जीपीटी सिर्फ 2021 से पहले तक का डाटा अवेलेबल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में बताना, और अगर आप शेयर मार्केट और चैट जीपीटी से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी मेरे को कमेंट में बताना।